अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन के 7th लेक्चर में। तो लॉज ऑफ मोशन का 7th लेक्चर क्या होने वाला है वो तो हम लोग जानेंगे, लेकिन जो लोगों ने 6th लेक्चर नहीं देखा तो वो फटाफट से जाकर 6th लेक्चर देख ले ताकि चीजें आसान हो जाए आगे के लिए। तो बच्चों आज हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से फिर उसके बाद आगे चेक करेंगे कि हम लोग फोर्स को कैसे अप्लाई करें, क्योंकि अब तक हमने फोर्स जान लिया है और एक्शन रिएक्शन को भी समझ लिया है। ओके, एक एग्जाम्पल आपके सामने है। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास कोई 2 मीटर की स्ट्रिंग है और 2 मीटर के स्ट्रिंग को हमने कुछ इस तरीके से 6 किलोग्राम के बॉडी के साथ लटका रखा हुआ है। तो इसको कुछ इस तरीके से लटका रखा हुआ है, जहां पर ये रस्सी कुछ इस तरीके से है, यूनिफॉर्म है और 2 मीटर की लेंथ की है, और इसको बीच में से ऐसे बाहर से 50 न्यूटन के फोर्स के द्वारा हॉरिजॉन्टली खींचा गया है। तो कहा यह जाता है कि अगर मैं 50 न्यूटन के फोर्स के द्वारा यहाँ पर एडजॉइंट पर किसी एडजॉइंट O के बारे में बात कर लूं, एडजॉइंट O पर कोई 50 न्यूटन का 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो बताना यह है कि अगर G की वैल्यू 10 हो तो बताइए कि ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी। ये है आपका क्वेश्चन कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना करके बैलेंस हो जाएगी। ये है हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है तो बिंदुगामी बल, आपको कंकरेंट फोर्स याद होगा, उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी एक ही पॉइंट पे लगने वाले सारे बलों को पहले देख लीजिए और फिर बैलेंस करने के लिए दोनों सभी फोर्सेस को चेक करिए। पहले चेक करते हैं कि नीचे की ओर कितना वेट लगता है इसका, ये वेट कितना होगा। तो वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम निकालेंगे ब्लॉक, मतलब गुटके का भार निकाल लेंगे। तो बच्चों गुटके का जो भार होगा W, वो कैसे निकालेंगे आप, उसे आप लिखेंगे W इज इक्वल टू mg, 6 इंटू जी की जगह पे आप रख सकते हैं 10, दैट इज व्हाट 60 न्यूटन। लीजिए 60 न्यूटन जो कि है नीचे की ओर काम करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है कि इस 60 न्यूटन को बैलेंस करने वाला कौन, तो 60 न्यूटन को बैलेंस करने वाला कोई और नहीं T2 होगा। अगेन पुनः हम ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या कि T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, T2 न्यूटन ही एक्चुअली 60 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, कोई और नहीं है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पॉइंट O पर क्या हो रहा है। तो पॉइंट O पर देखिएगा T1 जो कि एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम लोग टेंशन T1 द्वारा दिखा रखे हुए। तो इस T1 की 2 कंपोनेंट हो जाएंगे थीटा के साथ। मान लेते हैं कि वर्टिकल से थीटा निकालना है, यही हमको निकालना है। तो T1 को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे T1 के 2 घटक। T1 के जो 2 घटक होंगे वो कौन कौन से होंगे, जो थीटा के साथ सटा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं T1 cos थीटा, और जो थीटा से फ्री होता है 90 डिग्री पर वो cos के साथ, तो ये इस साइड होगा, वो होगा T1 sin थीटा। ऑफ कोर्स ये 2 कंपोनेंट में टूटा ना, T1 sin थीटा, T1 cos थीटा। तो यहां पर आपने कहा कि T1 cos थीटा जो कि ऊपर की ओर है वो जस्ट ऑपोजिट है किसके, T2 के। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि T1 cos थीटा एंड T1 sin थीटा होंगे ना। हाँ, बढ़िया हो गया, दोनों पता चल गया। अब T1 cos थीटा इज इक्वल टू होगा T2। देखिएगा जस्ट इसको बैलेंस कर रहा है बिंदु O पर बिंदुगामी बल के हिसाब से, और T1 sin थीटा जो कि है वो बैलेंस कर रहा है किसको, ऑफ कोर्स 50 को। ऐसा लिख सकते हैं। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और दोनों 2 और 1 को डिवाइड कर सकते हैं आप। ओके, तो यहां से डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर पहले आप चाहे तो यहाँ T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम ये T1 हो चुका, बिना देर किए हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं पहले T1 की वैल्यू, तो निकाल लिया जाएगा। तो T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा, ये 50, और T2 की वैल्यू कितनी है, तो T2 की वैल्यू 60, ये लीजिए कैंसिल हो गया, और T1 भी कैंसिल हो गया। ये आपको मिल गया क्या, ये आपको मिल जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/6।
चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्योंकि 1 के अंदर है तो ये जब भी मिलेगा 45 के अंदर वैल्यू मिल जाएगी, ये tan की वैल्यू मिल जाएगी थीटा के फॉर्म में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम कैसे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए अगर आपको T1 निकालना होता तो T1 भी निकाल सकते थे और आराम से सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, थीटा की वैल्यू निकालनी। ओके, अब देखते हैं कि हम आगे फोर्सेस को कैसे बैलेंस करेंगे। भाई तो अब हम लोग देखेंगे संबद्ध पिंडों की गति। संबद्ध पिंडों की गति मतलब कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, पिंड है, और उसको हमने रस्सी के साथ किसी पुली पर बांध दिया है। पुली क्या होता है तो पुली मैं बता दूं कि घिरनी को कहते हैं, और घिरनी एक आदर्श घिरनी होनी चाहिए। आदर्श घिरनी वही है जिस पर कोई फ्रिक्शन ना हो, मतलब कि वो फ्री हो किसी भी तरीके के फ्रिक्शन से, उसको कोई मतलब ना हो और आराम से घूम सके और किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस न लाए। तो अगर मैं किसी घिरनी के ऊपर से संबद्ध कर दूं एक से अधिक पिंड जो कि आपस में रस्सी के द्वारा जुड़े हुए हैं, घिरनी पर लटके हैं, तो ऐसे केस में पिंडों की गति का आकलन हम लोग अब करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो केस होगा वो घिरनी पर होगा। तो घिरनी मान लीजिए मेरे पास ये है, और आदर्श घिरनी क्या होती है जो कि फ्रिक्शन लेस हो। ये फ्रिक्शन लेस कोई घिरनी है जिसको हमने ऊपर से फिट कर रखा हुआ है, और यहां से इसके ऊपर से हमने किसी रस्सी डोरी की सहायता से हमने दो ऑब्जेक्ट को आपस में बांध रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से लीजिए, बांध दिया हमने। ओके, तो ये हमारे पास दो ब्लॉक्स हो गए। फर्स्ट ब्लॉक जो है वो है M1, और वही मैं दूसरे ब्लॉक के बारे में बात करूं, ये कोई और नहीं M2 ब्लॉक हो गया। दोनों ब्लॉक एक पर्टिकुलर रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस से लगे हुए हैं, और ये है आपकी पुली, ये है पुली घिरनी। ठीक है, घिरनी आदर्श है, आइडियल है, और जो कि डिस्टर्ब नहीं करेगी। रस्सी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रस्सी एक ही है, डोरी एक ही है, और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बंधी हुई है, तो दोनों पर टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा। यहां पर ऊपर की ओर टेंशन T1 लिख सकते हैं, क्योंकि डोरी सेम है तो तनाव भी सेम होगा। तो यहां पर टेंशन T ही रहने दीजिएगा, क्योंकि एक ही डोरी है और इसमें भी तनाव ऊपर। एक बात याद रखने वाली ये होगी आपके लिए कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा पुली की ओर होता है, तो दोनों टेंशन का डायरेक्शन पुली की ओर हो गया। एक बात और ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि M1 पर जो वेट होगा वो नीचे की ओर होगा, और वेट को आप M1G लिख सकते हैं। सिमिलरली M2 पर भी वही कहानी होगी, और इसे आप कहेंगे M2G। दोनों वेट जो है वो नीचे की ओर, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टेंशन हमेशा पुली की ओर, वेट हमेशा नीचे। ओके, ध्यान ये देने वाली बात है कि M1 जहां बड़ा है M2 से, जब भी फोर्स के बारे में बात होती है तो हम एक बात को ध्यान में कंसीडर में लेकर के चलेंगे कि किसी एक का जो मास है वो दूसरे से अगर अधिक है तो कहानी क्या देखने को मिलेगी। आइए थोड़ा और डिटेल में समझें। अगर M1 की वैल्यू M2 से अधिक होगी तो नो डाउट ये नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये नीचे की ओर जाएगा तो ये सिस्टम तेजी से नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तनाव भी, टेंशन भी एक फोर्स होता है, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। दोनों फोर्स में एक तो डोमिनेट करेगा, एक तो प्रभावी होगा। एक अगर डोमिनेट करेगा इससे तो ये नीचे की ओर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इफेक्टिवली नीचे की ओर होगा। जिस एक्सेलरेशन से, जिस त्वरण से ये नीचे की ओर जाता है, उसी त्वरण से यह सिस्टम, इधर वाला सिस्टम ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि जिस एक्सेलरेशन से ए से ये नीचे जा रहा है, उसी एक्सेलरेशन से M2 वाला सिस्टम ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो जानने वाली बात ये होगी कि किस एक्सेलरेशन से नीचे ऊपर जा रहा है, कितने टेंशन को ये ऑब्जर्व कर रहा है डोरी, और टोटल घिरनी कितना टेंशन लगाए हुआ है, या कितने टेंशन घिरनी पर लग रहे हैं। ये सारी चीजें जानने वाली हैं इस टॉपिक में। तो आइए बिना देर करे समझने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। यदि दो पिंड M1 व M2 घिरनी की सहायता से
मुक्त रूप से लटकें। ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब इन कॉन्सेप्ट में आइए चेक करते हैं कि पहले M1 पर परिणामी बल क्या होगा। M1 पर परिणामी बल चेक करिएगा। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों में कोई एक तो ज्यादा है। कौन ज्यादा है? M1G ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं M1G। ठीक, किससे ज्यादा है? वो टेंशन T से ज्यादा है जो कि रोप पे लग रहा है। एक रोप एक ही टेंशन होगा, ध्यान देने वाली बात है, अगर बीच में कहीं दूसरी रस्सी नहीं लगी है तो माइनस T इज इक्वल टू, इन दोनों में बड़ा कौन? ऑफ कोर्स ये बड़ा अगर नीचे जा रहा है तो परिणामी बल की दिशा कहाँ होगी? नीचे। तो परिणामी बल किस पर लग रहा है? इस पर। किस एक्सीलरेशन से? ए एक्सीलरेशन से। तो M1A लिखा जा सकता है। ये बल है Ma। तो M1 इसलिए क्योंकि पहले वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी। इक्वेशन नंबर 1 रेफर कर दीजिए इसको। अगेन अगर मैं बात करूं पुनः, अगर मैं दूसरे पर बात करूं M2 पर परिणामी बल के बारे में बात करूं तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये कहा जा रहा है, ये सिस्टम ऊपर क्यों जा रहा है? तो इन दोनों में डोमिनेशन T का हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम T माइनस M2G लिख सकते हैं। और ये भी एक परिणामी वेट है। और ये कैसे निकालेंगे आप? M2 और A ऑफकोर्स ऐसे लिख सकते हैं। ये एक नया एक्सीलरेशन देखने को मिला है और ये टेंशन, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर फिलहाल सॉल्व करनी है। तो समीकरण 1 व 2 से आप इसे हल कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो T और T कैंसिल हो जाएगा ऐड करेंगे तो यहाँ पे बचा क्या? M1G माइनस M2G और इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने ऐड किया था इसलिए M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ से आपने क्या किया? A की वैल्यू निकाल ली। ये आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और साथ में G। ये लीजिए भाई आपका एकदम वैल्यू आ गई फटाफट से। तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये है एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। बात समझ आ गई? क्या किया हमने? दोनों को ऐड किया है, T कैंसिल हो गया, ये दोनों एक साइड और ये दोनों एक साइड लिख दिए, G कॉमन ले लिया और A निकालना था तो हमने पीछे भेज दिया। नेक्स्ट, अगर मुझे इसी से टेंशन निकालना होगा, टेंशन भी तो निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए आप इस वैल्यू को उठा करके टेंशन के लिए भेज दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से अब इसको ले जाके समीकरण 1 में रख देंगे तो टेंशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी? वो आपको मिलेगी 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये आपको मिलेगा टेंशन की वैल्यू। आपको कर लेना है इसको उठा करके इधर पुट और यहाँ पे रख करके इसको कर लेंगे आप सॉल्व, तो आपको ये टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी 2M1 M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। तो टेंशन मिल जाएगी। जैसे ही टेंशन मिल जाएगी आप इस टेंशन से चेक कर सकते हैं कि घिरनी में टोटल कितना उठाया हुआ है। तो ये भी उठाया हुआ है इस तरह, ये भी इसी ने उठाया हुआ है। तो घिरनी पर कुल दबाव अगर मुझे निकालना होगा, घिरनी पर कुल तनाव, अगर घिरनी पर कुल तनाव निकालना है तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू T प्लस T, दोनों साइड पे लग रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं 2T। तो यहां आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये हो गई आपकी कहानी कंप्लीट। तो ये टोटल घिरनी पर दबाव है। ये मैंने एक केस कंप्लीट कर लिया, बिना देर किए फटाफट से दूसरे केस पर चलते हैं। अच्छा, एक केस तो आपने ये देख लिया कि अगर घिरनी पर दोनों पिंड इस तरीके से है कि दोनों मुक्त है, मतलब दोनों मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। यदि उनमें से एक घिरनी पर हो, मतलब कि घिरनी द्वारा मुक्त हो और दूसरा किसी टेबल पर। ओके, तो आइए चेक करते हैं। यदि एक मेज पर हो तथा दूसरा मुक्त हो,
तो ऐसे केस में कैसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, तो कुछ इस तरीके से है, पुली की सहायता से लगे हुए हैं। तो ये लीजिए पुली हो गया, घिरनी हो गया, ये एक को आपने मेज पर रखा हुआ है और ये आपका इधर से लटका हुआ है। ओके, तो इस केस में आपका ये M1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए M2। ये आपका जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, मतलब कि चिकना है, इस मतलब इसका कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। इसको बाद में समझेंगे भी हम लोग। ये एक ही डोरी से बंधा है, तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर और इसमें भी टेंशन पुली की ओर। हमेशा मैंने बताया था कि टेंशन हमेशा पुली की ओर होगा। इसका वेट तो बच्चों नीचे की ओर आप देख पाओगे M1G, लेकिन समस्या ये है कि इसका वेट एक्टिव नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये मेज पर है। मेज पर होने की वजह से इसका वेट इफेक्टिव नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर M1G नीचे की ओर लग रहा है। सिस्टम अगर ये इस तरीके से है कि M1 बड़ा है किससे, M2 से, तो ये सिस्टम नीचे की ओर जाएगा। किस एक्सीलरेशन से, मान लीजिए A एक्सीलरेशन से अगर नीचे की ओर जाता है तो ये वाली बॉडी कहाँ जाएगी, ऑफ कोर्स आगे की ओर जाएगी, ये आगे की ओर चली। तो जानने वाली बात यह है कि इसमें एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे और टेंशन कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे पहले निकाले थे। तो M1 पर आप निकालिएगा परिणामी बल। कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आराम से निकाल सकते हैं। आप ये जानिए कि ये दोनों में कोई एक डोमिनेट कर रहा है। सिस्टम अगर नीचे की ओर जा रहा है, M1 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तब गति ही नहीं होगी। अगर M2 अधिक होगा तो M1 ज्यादा होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपने लिखा M1G माइनस T इज इक्वल टू, आपने क्या लिखना है, सिस्टम M1 जा रहा है तो नेट बल कैसे लिखेंगे, M1A। बात क्लियर हो गई। इक्वेशन नंबर 1। अगर M2 पर निकाल रहा हूं, M2 पर परिणामी बल, तो M2 तो आगे बढ़ेगा और उसके पीछे कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, तो इसको आगे ले जाने वाला केवल T है। ठीक, अब पीछे भी कुछ नहीं लग रहा, तो T ने बस इसको खींचना चाहा, इसको भाई चलो आगे, और कोई तो है नहीं, तो T इज इक्वल टू, इसको क्या मिलेगा, M2A। ओके, लीजिए भाई ये भी तैयार हो गया। अब इसको ले जाकर इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से आप सॉल्व कर लीजिए बिना देर किए। तो M1G माइनस M2A इज इक्वल टू M1A। यहां से अगर A निकालना हुआ तो आप सबसे पहले इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A, और ये है आपका M1G। यहां से अगर A की वैल्यू मिलनी है तो वो हो जाएगी M1G अपॉन M1 प्लस M2। लीजिए भाई, आपको A की वैल्यू मिल गई। अब A की वैल्यू इसमें रख करके आप T की वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। लीजिए, आपको मिला T की वैल्यू भी, मतलब इस पर टेंशन भी पता चल गया और एक्सीलरेशन भी। अब गिरनी पर दबाओ तो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये कहानी क्लियर हो गई कि हाँ, हमें अगर मेज पर निकालना होगा तो कैसे होगा, मुक्त रूप से अगर दोनों लटके हैं तो कैसे करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि फोर्स के आगे हम लोग फ्रिक्शन वगैरह को कैसे जानेंगे, क्या होता है फ्रिक्शन। तब तक के लिए चीजों को कंप्लीट करिए, अपना ख्याल रखिए।